हे गाइस 21 फरवरी 2025 आज क्लास 12th फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम था और एग्जाम हो चुका है। सेट 3 का ऑब्जेक्टिव पार्ट का आंसर, सेट 3 के ऑब्जेक्टिव पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान से देखिए और जिन लोगों का सेट 3 था दे कैन वेरीफाई। सेट 2 और सेट 1 में भी काफी क्वेश्चंस सेम ही थे। शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो था कि सर्किट डायग्राम में चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर -50 दिया हुआ है। इससे आपको यह पता लग रहा था बेटा कि क्योंकि लेफ्ट प्लेट पे -20 माइक्रोफेरेड है, इसका मतलब यहां पर लो पोटेंशियल है और यहां पर हाई पोटेंशियल है। ये इसका मतलब था। और अब आगे की बात सुनते हैं। यहां पर चार्ज है 50 माइक्रोकूलम, तो यहां पर भी 50 माइक्रोकूलम। 12 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 20 माइक्रोफेरेड, वहां पर भी 50 माइक्रोकूलम। अब वो 50 दो पार्ट्स में डिवाइड होगा और डिवाइड कैसे होगा? Q इक्वल्स टू VC रखेंगे, पैरेलल में है तो V कांस्टेंट है, Q C के प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस का रेशो 3:2, तो चार्ज का भी रेशो 3:2। 50 को जब आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऊपर आएगा 30, नीचे आएगा 20। उसने आपसे ऊपर वाले में पूछा है तो आप बताएंगे 30 माइक्रोकूलम चार्ज है, और उसने क्योंकि राइट प्लेट पे कहा है, इस प्लेट पे कहा है, तो दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है। +30 इसका करेक्ट आंसर है। जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड एट रूम टेम्परेचर विद अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ बोरोन। बेटा बोरोन इज ट्राइवैलेंट, HELIBEB, बोरोन इज ट्राइवैलेंट, तो वो एक एक्सेप्टर इंप्योरिटी है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, मेजॉरिटी में होल्स होंगे, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो होल्स एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका आंसर है बेटा। इसके बाद अ स्टेडी करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर फॉर टाइम t, इट इज ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर राइजेस बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। करंट को 2i कर दिया तो क्या होगा बेटा? हीट का फॉर्मूला लगाते हैं I²RT और उसको लगते ms डेल्टा टी। बच्चों यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा कि 12th क्लास और 11th क्लास का एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हुआ तो कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आई हो। ms कांस्टेंट है, r और t कांस्टेंट है, करंट हो गया है 2 गुना, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 4 गुना। 4 गुना हो जाएगा तो 0.5 का 4 गुना इज 2। डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बेटा एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते, ½ Li², तो एनर्जी अपॉन I²। ये सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएगा। एनर्जी का होता है 1 2 -2 और नीचे एम्पियर 2, तो वो ऊपर आके एम्पियर -2 बन जाएगा, तो इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं भाई? आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसका सही आंसर है सी। फिर मेटल रॉड जो वर्टिकली है, मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की फील्ड का इधर है, तो लेंथ है, मोशन है, फील्ड है, तो ब इंड्यूस ईएमएफ इज BLV। डायरेक्ट आंसर आएगा 0.2 मिलीवोल्ट, इसका आंसर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी, यार जिसको एनर्जी पता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एनर्जी इज hc/λ, या आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एनर्जी इज hν, तो आपको एनर्जी को प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा 3.2 10⁻14 हर्ट्ज। ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कॉस का फंक्शन आपको दिया हुआ है बेटा, वो कम से कम टाइम बताओ मैक्सिमम से जीरो आने में। देखना बेटा, मैक्सिमम से जीरो आना मतलब क्वार्टर साइकिल। जब आप इसकी मदद से टाइम पीरियड निकालेंगे तो जब आप ओमेगा को रखेंगे 100 पाई, तो आपके पास टाइम पीरियड आएगा बच्चे 50 सेकेंड्स, सॉरी 1/50 सेकेंड्स। टाइम पीरियड आएगा आपके पास 1/50 सेकेंड्स, तो टाइम पीरियड आपके पास 1/50 सेकेंड्स आ जाएगा। और फिर आपको तो क्वार्टर टाइम बताना है, क्योंकि क्वार्टर टाइम में हो जाएगा ये काम। तो टाइम पीरियड आ रहा है 1/50, उसका क्वार्टर करेंगे तो 1/200, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज रेक्टेंगुलर कॉइल जिसका एरिया आपको पता है B पता है, सच दैट प्लेन मेक्स एन एंगल अल्फा विद B। प्लेन अल्फा एंगल पे है तो एरिया वेक्टर तो 90 - अल्फा एंगल पे हुआ, तो BA cos 90 - अल्फा इज BA sin अल्फा। BA sin अल्फा इसका करेक्ट आंसर है बेटा। फिर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई ग्राउंड स्टेट में तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है, +13.6 देनी पड़ेगी ताकि वो फ्री हो जाए। कम से कम +13.6 तो देनी पड़ेगी।
फिर कैपेसिटर इंडक्टर एसी सोर्स पर है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, याद आया ये ग्राफ। इस जोन में कैपेसिटेंस डोमिनेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सएल बढ़ता है, तो पहले कैपेसिटेंस डोमिनेंट फिर इंडक्टेंस डोमिनेंट। तो इसका आंसर ये है कैपेसिटिव एंड इंडक्टेंस ओनली रिस्पेक्टिवली। फिर अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, एज अ रिजल्ट, बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो कंडक्शन बढ़ता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन कम हो जाती है, हाइट ऑफ बैरियर कम हो जाता है, बैरियर कमजोर पड़ जाता है। एप्पल इसका आंसर था। एसर्शन रीजन, एसर्शन रीजन में बच्चों जो पहला था स्टेटमेंट दोनों सही थी, ईएम वेव्स ट्रांसवर्स भी हैं और ईएम वेव को मीडियम चाहिए भी नहीं, पर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती बेटा, तो बॉय इसका करेक्ट आंसर था बी पार्ट। 14th क्वेश्चन जो है चार्ज पार्टिकल वाला था एसर्शन रीजन, ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा बच्चों, क्योंकि अच्छा इसलिए था क्योंकि बच्चों को हेलिकल पाथ फील हो गया, बच्चों ने कर दिया भाई ठीक है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट था, उसने बोला हेलिकल पाथ जो है वो किस एक्सिस के लॉन्ग है, उसने बोला एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मगर बेटा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है और वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में है, और आपको एक्स एक्सिस से एंगल दिया हुआ था उसका, कुछ एंगल नहीं भी दिया तो छोड़ो उस बात को। तो वेलोसिटी के जब आप बेटा दो कंपोनेंट्स करोगे, एक कंपोनेंट आएगा v cos थीटा और एक आएगा v sin थीटा, मेरे बच्चे v sin थीटा उसको लेके जाएगा और v cos थीटा घुमाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो घूमते 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 ऊपर जाएगा। हेलिकल पाथ तो है लेकिन y एक्सिस उसकी एक्सिस की तरह सर्व करेगी, तो assertion इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। रीजन तो रॉन्ग है ही क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के अलॉन्ग नहीं होता, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 जो था उसमें स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। असर्शन, मुझे क्वेश्चन नंबर 16 का भी अच्छा क्वेश्चन लगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए लगा मुझे क्योंकि देखो बेटा, अगर आप प्रिज्म में एक फेस के परपेंडिकुलर लाइट डालते हो तो यहां पर अगर इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, आपको पता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है R1 प्लस R2, अब यहाँ पर R1 तो 0 है तो R2 जो है वो ए के बराबर हो जाएगा। वो कह रहा है यार रेना ऐसे जा रही है, मतलब यही क्रिटिकल एंगल है, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, नो, अगर कांच का प्रिज्म है 30 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है वो, नॉट द एंगल ऑफ प्रिज्म, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। अब आते हैं बच्चों केस बेस्ड क्वेश्चंस में। केस बेस्ड क्वेश्चंस में जब हम आए तो पहला केस मेटालिक कंडक्टर पे बेस्ड था, पूरी कहानी इन्होंने बताई हुई है कंडक्टर की, मेन मुद्दे पर आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। कंसिडर कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग टू फैक्टर्स, रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, सब जानते हैं क्यों बढ़ती है, क्योंकि रेट ऑफ कोलिजन बढ़ता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव उसमें भी आता है, बढ़ जाती है संख्या बट नॉट अप्रिशिएबल, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। कंडक्टर्स की दुनिया पे सवाल था, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में होता तो हम कुछ और सोचते, वो आपको पता है। इसी का बी पार्ट है कि भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट स्पीड, यार ये तो क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है, जैसे जैसे आप जाएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, भाई सीरीज में हम लेते हैं पूरे को तो हम कहते हैं भाई करंट तो सेम है, जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, तो करंट सेम रहेगा लेकिन करंट डेंसिटी चेंज होगी, मतलब जे चेंज होगा। अब जे है सिग्मा ई, सिग्मा कांस्टेंट है, जे चेंज हो रहा है तो यार ई भी चेंज होगा, तो करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड भी चेंज होगा यार, बिकॉज आई इज एन ई वी डी ए, आई इज कांस्टेंट, नंबर डेंसिटी इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कांस्टेंट, वी डी एंड ए आर देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, तो वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो भाई तीनों चेंज होंगे, डी इसका करेक्ट आंसर था बेटा। फिर इसके बाद आए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज दिस इन ऑर्डर दिस। बेटा देखो आपको इक्वेशन लिखनी थी डायरेक्टली और क्वेश्चन सॉल्व करना था कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर फाइनल इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर इनिशियल इनटू 1 प्लस अल्फा टीएफ माइनस टीआई, तो आपको डेल्टा टी की ही वैल्यू निकालनी है, टीएफ माइनस टीआई आपको निकालना है, और आप फाइनल रेजिस्टेंस को 8.5% बढ़ा के लिखते, आपका आंसर ये 500 डिग्री सेल्सियस आ जाता। फिर इसके बाद आए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस मच कनेक्टेड टू बैटरी मेंटेन्स द करंट ऑफ दिस वैल्यू, तो आपको करंट पता है, लेंथ पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, बेसिकली आपको V पता है, I पता है, आपने R निकाल दिया, L पता है, A पता है, आपने रो निकाल दिया, C इसका आंसर है, कैलकुलेट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मोबिलिटी पर बेस्ड, तो दो सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स हैं, सेम मेटल के हैं, मतलब नेचर सेम हो गया, लेंथ और रेडियस एक दूसरे के डिपेंडेंट है, मोबिलिटी के बारे में बताओ।
यार मोबिलिटी जो है वो नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बस, क्योंकि मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ड्रिफ्ट स्पीड होता है ई ताउ जी अपॉन एम, तो ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन दिस तो ई ताउ जी अपॉन एम, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तो चेंज होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है वो। तो 1 इसका आंसर है, बोथ विल हैव सेम मोबिलिटी। फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन का केस बना के बड़ा सुंदर सा इन्होंने क्वेश्चन दिया, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा बेटा, कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, 4 आवर डिस्टेंस पर है, जैसे जैसे उसके पास जाएंगे तो क्या होगा। पता है ये अच्छा क्वेश्चन क्यों लगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वी हैव टू रियलाइज के भाई पूरे साल पढ़ने से एग्जाम बढ़िया होते हैं, अंत में सीरियस होने से सब कुछ टॉप क्लास नहीं हो सकता। अब देखो जो पूरे साल पढ़ा है उसने कॉन्वेक्स ग्लास रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स के 2 केस बहुत ज्यादा बार बनाए होंगे, कि जब ऑब्जेक्ट दूर है तो रियल इमेज बन जाती है, और जब पास आता है तो वर्चुअल इमेज बन जाती है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है, यू कैन सी। तो फर्स्ट रियल देन वर्चुअल इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर सबको पता है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है ये तो बेटा। फिर ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आता है। इसमें हम क्या बता सकते हैं आपको कि भाई रेडियस हाइट आईसी, तो tan IC होता है R अपॉन H, हमें tan IC में sin IC होता है 1 अपॉन म्यू, तो 1 म्यू ये आएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो tan IC हुआ 1 अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 लिख देते हैं, ये एक ही बात है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ऑफ प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज फाउंड टू बी 30, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। डायरेक्ट फॉर्म में होता था √2, आंसर आ रहा था 1.4 लिख दिया। जो इसका दूसरा क्वेश्चन था बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने ट्विस्ट जो दिया बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि हमने म्यू को 1.52 से 1.62 कर दिया तो क्या बदलाव आएगा। बच्चों दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। इसमें ना देखो आपको इसने बोल दिया था कि थिन प्रिज्म है, तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा लेना था। वैसे फॉर्मूला ये होता है ना, a प्लस डेल्टा मिनिमम होल बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। अब आपको साइन की तो टेंशन लेनी ही नहीं है, तो म्यू हो गया a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन a। आपको इस तरह से सोचना है, तो म्यू हो गया 1 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन a। तो ये टेक्निक थी इसको सोचने की। अब आगे देखो क्या करना था, मैंने बोला भाई देख म्यू माइनस 1 इज डेल्टा मिनिमम अपॉन ए। अब देख मेरे बच्चे a तो कांस्टेंट है, उसको छोड़, म्यू माइनस 1 पे फोकस कर। भाई पहले था 0.52, अब हो गया 0.62, क्योंकि 1.52 माइनस 1 इज 0.52, 1.62 माइनस 1 इज दिस। भाई इसको ऐसे सोच लो कि 50-60 हो गया तो 20% बढ़ा है, ये 52-62 हुआ है, मतलब 19% इसका आंसर है। बढ़ना तो था ही, और 19% बढ़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये बच्चों ये पूरा ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन है, इसमें हर क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है। बाकी जो सेट्स हैं ए और बी, फर्स्ट और सेकंड सेट, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको मैं शेयर कर दूंगा। और बच्चों आप सबको एक चीज समझनी होगी, और आने वाले बच्चों को भी यही समझाओ, देखो बेटा इतनी मेहनत हम करते हैं, इतनी मेहनत हम करवाते हैं, बच्चे भी पूरे साल पढ़ते हैं, उसके बाद भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें सोचने पड़ते हैं, तो हमें अपनी सोचने की एबिलिटी इंप्रूव करनी होगी। जिन बच्चों ने करी पूरे साल, आज उनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। एग्जाम वैसा ही आया जैसा लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर क्या था, अच्छा था और लेंदी नहीं था। इस साल थोड़ा लेंदी भी था, तो मजा आया। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके तो रिव्यूज यही है कि एग्जाम अच्छा था, सब कुछ आता था और पूरा हो गया। लास्ट 10 मिनट्स ही बचे थे, 5 मिनट्स ही बचे थे, कुछ का छूटा भी है, स्पीड इश्यूज, इट्स ओके। थर्ड सेट का सॉल्यूशन है, शेयर करिए इसको, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज अपने सब दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।